Good morning, students. Welcome to my YouTube channel, SST Master by Neha Ma'am. Today we are going to start SST Chapter 5, The Rise of Empires, Part 2. So let's start with page number 91. So आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 91, ट्रेड, ट्रेड रूट्स एंड गिल्ड्स. कि ट्रेड जो होता है, ट्रेड क्या है, ट्रेड रूट्स कौन कौन से थे, और गिल्ड्स, गिल्ड्स होती है एसोसिएशन, वो कौन कौन सी थी, कैसे बनाई जाती थी. कंडक्टिंग मिलिट्री कैंपेन्स स्पेशली इन डिस्टेंट लैंड्स इज नॉट अ सिंपल एज इट माइट सीम. कि जो भी मिलिट्री कैंपेन्स होते हैं उनको कंडक्ट करना कोई सिंपल टास्क नहीं है. जितना सिंपली दिखाई देता है, दूर दूर जगह एरियाज़ में जाके जो मिलिट्री कैंपेन्स की जाती है वो जितनी सिंपल दिखाई देती है उतनी सिंपल होती नहीं. मेंटेनिंग एन आर्मी इज़ अ कॉस्टली अफेयर. कि आर्मी को मेंटेन करना क्या है, एक कॉस्टली टास्क है. सोल्जर्स नीड टू बी फेड, क्लोथ्ड, इक्विप्ड विद वेपन्स एंड पेड. कि जो आप सोल्जर आप हायर करते हो या अपॉइंट करते हो तो उनको आपको फूड देना है, कपड़े भी देने पड़ेंगे आपको, उनको वेपन्स भी चाहिए और साथ में उनको सैलरी भी आपको देनी होगी. एलिफेंट्स एंड हॉर्सेस नीड टू बी केयर्ड फॉर. अब आर्मी के लिए जो आप एलिफेंट्स और हॉर्सेस आप यूज़ कर रहे हो तो उनकी भी आपको प्रॉपर टेक केयर करनी है, उनको फूड देना, उनको शेल्टर चाहिए और साथ में उनको प्रॉपर ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होगी, तभी वो आर्मी में आपके यूज़ आ सकेंगे. रोड्स एंड शिप्स हैव टू बी बिल्ट. आपको रोड्स एंड शिप्स भी आपको बनाने होंगे एंड सो ऑन. और ऐसे बहुत से काम होते हैं जो आपको करने पड़ेंगे. सो जो आर्मी मेंटेन करना एक ईजी टास्क नहीं है, ये कॉस्टली टास्क है. ऑल दिस रिक्वायर्ड कंसिडरेबल इकोनॉमिक पावर, कंट्रोल ओवर द वर्क फोर्सेस एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज. तो इसके लिए आपको लगातार क्या है, कॉन्स्टेंटली इनकम की ज़रूरत होगी. साथ में आपको जितने भी वर्क फोर्सेस होगी उस पर आपका कंट्रोल होना चाहिए और जो रिसोर्सेज आपकी टेरिटरी में है उनका एक्सेस आपके पास होना चाहिए. तभी आपकी इकोनॉमिक पावर आपकी बढ़ेगी और तभी आप प्रॉपर आर्मी को मेंटेन कर सकते हो. We can now understand that economic activity, especially production and trade, is one of the key to maintaining an empire and ensuring people's welfare and quality of life. अब हम समझ गए हैं कि इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ है, स्पेशली प्रोडक्शन और ट्रेड के से रिलेटेड, ये क्या है, किसी भी एम्पायर को मेंटेन करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है. एंड जब आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छी होगी तभी आपकी इनकम इंक्रीज़ होगी और इनकम जब आपकी इंक्रीज़ होगी तभी आप लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर पाओगे और उन्हें एक क्वालिटी लाइफ दे सकते हो, विच अ गुड रूलर शुड बी कंसर्न विद. और जो कि एक जो भी कोई अच्छा राजा होता है उसका सबसे मेन कंसर्न यही रहता है कि वो अपने लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर सके और उन्हें एक क्वालिटी लाइफ दे सके. Therefore, establishing and controlling trade routes all over the empire's territory and beyond is of great importance. इसके लिए क्या है, ट्रेड रूट्स क्या है, पे कंट्रोल होना चाहिए राजा का, किंग एम्पायर का, और साथ में क्या होना चाहिए, जितने भी हमारी बाउंड्री है अपनी टेरिटरी उसके अंदर और उसके बाहर भी क्या होना चाहिए, ट्रेड रूट्स बनाने पड़ेंगे. तभी जाके हमारा ट्रेड बढ़ेगा और हमारी जो इनकम है, इवन जो एक रूलर की इनकम है, वो तभी इंक्रीज होगी जब रूट्स होंगे. अब रूट्स ही नहीं है तो लोग अपना ट्रेड करने एक वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे कैसे जाएंगे, जा ही नहीं सकते. तो राजा का क्या काम है कि उसके लिए एक अच्छे ट्रेड रूट्स वो बनाए ताकि लोग अलग अलग एरियाज में जाके ट्रेड कर सके. दैट वे द गुड्स ट्रेडेड विल ग्रो इन क्वांटिटी एंड वेराइटी एंड मोर ट्रेड मीन्स मोर इनकम फॉर द प्रोड्यूसर्स एंड इंक्रीज टैक्स कलेक्शंस फॉर द रूलर. ठीक है, कि क्या होगा कि जब गुड ट्रेड जो हमारा है, जो क्वांटिटी और वैरायटी में जब बढ़ेगा तो उसका क्या मतलब है कि ट्रेड बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर की इनकम बढ़ेगी और जब इनकम इंक्रीज होगी तो एक रूलर के लिए जो टैक्स उन्हें मिलता है वो भी इंक्रीज हो जाएगा. तो जब टैक्स इंक्रीज होगा तो उससे क्या होगा, टैक्स इंक्रीज, टैक्स कलेक्शन इंक्रीज होगी. ठीक है, और जब ये टैक्स कलेक्शन इंक्रीज होगी तो
रूलर की इनकम जो है वो भी इंक्रीज होगी और उससे वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर सकेगा और उन्हें क्वालिटी लाइफ वो दे सकेगा, तभी वो एक गुड रूलर उसे बोला जाएगा। रिटर्निंग टू द केस ऑफ एंशियंट इंडिया, व्हाट वुड हैव बीन द ट्रेडेड गुड्स, कि अब हम एशियंट इंडिया की अगर हम बात करें तो उस टाइम किन चीज़ों का ट्रेड होता होगा। देर इज प्लेंटी ऑफ एविडेंस ऑन दिस, एट लीस्ट बोथ फ्रॉम द लिटरेचर एंड आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस। ठीक है, तो हमारे पास इसके लिए प्लेंटी ऑफ एविडेंसेस हैं, प्रूफ है हमारे लिटरेचर में भी, और जो भी पुरातात्विक विभाग वालों ने जो भी खुदाई की है उससे भी हमें बहुत सारे एविडेंस मिले हैं कि एंशिएंट इंडिया में किन किन चीज़ों का ट्रेड होता होगा। टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, लग्जरी आइटम्स सच एज जेम्स एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स एंड वेरियस एनिमल्स वर अमंग द मेन आइटम ऑफ ट्रेड। तो किन किन चीज़ों का ट्रेड होता होगा उस टाइम? टेक्सटाइल का, स्पाइसेस मसालों का, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एग्रीकल्चर से जो भी चीज़ें मिलती उनका होता होगा, लग्जरी आइटम्स में सच एज जेम्स जो भी कीमती पत्थर स्टोन्स हैं उनका ट्रेड होता होगा, एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स की जो हाथ से चीज़ें बनाई जाती है जो उनका ट्रेड होता था, एंड वेरियस एनिमल्स, और जो एनिमल्स थे उनको भी ट्रेड में यूज़ किया जाता है, मतलब उनका भी ट्रेड होता है। लाइक आपके एलिफेंट हो गए, हॉर्सेस हो गए, कैमल्स हो गए, तो उनका भी क्या होता था? ट्रेड होता था उस टाइम में। ऑल दिस ब्रिस्क ट्रेड वॉज नॉट लिमिटेड टू इंडिया, कि ये जो फास्ट हमारा जो ट्रेड हो रहा था, जल्दी जल्दी जो ट्रेड हमारा बढ़ रहा था, वो सिर्फ इंडिया तक ही लिमिटेड नहीं था। मैनी इंडियन गुड्स ट्रेवल टूवर्ड्स डिस्टेंट कंट्री बाय लैंड और सी। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी थी कि इंडियन गुड्स थी जो कि कहाँ पे ट्रेड की जाती थी, अदर दूर की मतलब अदर कंट्रीज में, दूर दूर की जो कंट्रीज थी उनमें भी वो ट्रेड की जाती थी बाय लैंड और सी, दोनों ही मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करके लैंड से भी और सी से भी उनको डिस्टेंट कंट्रीज में ट्रेड किया जाता था। मोर ऑफन देन नॉट ट्रेडर्स वर नॉट जस्ट आइसोलेटेड इंडिविजुअल कैरिंग आउट देयर ओन बिजनेस। तो क्या था कि लोग इसमें जो ट्रेड करते थे वो अलग अलग नहीं करते थे, अलग थलग होके ट्रेड नहीं करते थे। ठीक है, दे सून अंडरस्टूड द बेनिफिट्स ऑफ ज्वाइनिंग फोर्सेस एंड क्रिएटिंग गिल्ड्स। जल्दी ही वो लोग समझ गए थे कि मिलके काम करके और जो गिल्ड्स थे, गिल्ड्स होती श्रेणियाँ, एसोसिएशन बनाने पर उन्हें क्या क्या बेनिफिट्स उन्हें हो सकते हैं। गिल्ड्स वर पावरफुल एसोसिएशंस ऑफ ट्रेडर्स, कि जो गिल्ड्स थी वो क्या थी? पावरफुल एसोसिएशंस थी। किनकी थी? ट्रेडर्स, क्राफ्ट्समैन, मनी लैंडर्स और एग्रीकल्चरिस्ट, इनकी क्या थी? ये एसोसिएशंस थी। मतलब एसोसिएशन क्या होता है कि सेम बिजनेस के लोग मिलके अपना एक ग्रुप बना लेते हैं और उसे हम क्या बोलते हैं? एसोसिएशन बोलते हैं। उनका एक लीडर होता है, उसमें एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, ठीक है, लाइक एक असेंबली की तरह वो वर्क करते हैं। As far as evidence shows, a guild had a head who was usually elected, कि जो ऐसे बहुत सारे हमारे पास एविडेंस भी हैं जिसमें पता चलता है कि जो गिल्ड्स थी, ये जो एसोसिएशन थी, उनका एक हेड होता था जिसे कि इलेक्ट किया जाता था, एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स who were supposed to have all kind of ethical qualities। और उनके जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते थे तो उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि उनमें जो भी एथिकल क्वालिटीज रिक्वायर्ड है वो उनमें होनी चाहिए। टू थिंग्स मेड ट्रेडर्स गिल्ड्स अ रिमार्केबल इंस्टीट्यूशन। फर्स्ट, दे ब्रॉट टुगेदर पीपल हु एंडेड अप बीइंग कोलैबोरेटर्स। ये जो गिल्ड्स थी, जो ट्रेडर्स ने ये जो एसोसिएशन बनाई थी, इनमें क्या था कि इसकी टू रिमार्केबल क्वालिटीज थी। फर्स्ट ये थी कि ये सारे आपस में मिलके काम करते थे रेदर देन कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, ये जो थे लोग ट्रेडर्स थे वो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर बन के काम नहीं करते थे, वो एक दूसरे के कलीग बन के वो काम करते थे। एज दे रियलाइज दैट शेयरिंग रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन ऑन मार्केट supply and demand
वर्कफोर्स एक्सेट्रा वॉज टू एवरीवन्स बेनिफिट, क्योंकि उनको अब क्या हो गया था, रियलाइज हो गया था कि अगर हम जो रिसोर्सेज उनको आपस में शेयर करेंगे, मार्केट की इंफॉर्मेशन आपस में शेयर करेंगे, सप्लाई कितनी हो रही है और डिमांड कितनी है मार्केट में, उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे, और वर्क फोर्स एक्सेट्रा ये चीज़ें अगर हम आपस में डिस्कस करेंगे तो उसमें सबका ही क्या होगा, बेनिफिट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब क्या है कि कोई कहीं पे ट्रेड के लिए जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे किस चीज़ की डिमांड है। अब हर पर्सन हर जगह ट्रेड करने के लिए तो नहीं जा पाएगा, ठीक है, पॉसिबल नहीं, क्योंकि उस टाइम इतने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो होते नहीं थे। तो अगर मान लो कोई एक ग्रुप जा रहा है कहीं पे ट्रेड के लिए, तो वो वहाँ पे देखता है कि किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है और हम किस चीज़ की सप्लाई उन्हें दे सकते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन अगर वो शेयर करेगा तो उससे बाकियों का भी क्या होगा, बेनिफिट होगा। ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन क्या करते थे, शेयर करते थे, उससे जो रिसोर्सेज होते थे उनको भी वो शेयर करते, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल उनके पास टिम्बर है, ठीक है, अब एक पर्सन बोलेगा टिम्बर का सारा यूज मैं ही करूंगा, तो उससे दूसरों का तो बेनिफिट हुआ नहीं। तो अब उन्होंने क्या डिसाइड कर लिया था कि जितने भी रिसोर्सेज है उनको वो आपस में क्या करेंगे, अच्छे से शेयर करेंगे। Second, as an ancient text put it, cultivators, traders, herdsmen, moneylanders, and artisans have authority to lay down रूल्स फॉर देयर रिस्पेक्टिव क्लासेस। सेकंड क्या था इनका, सेकंड पॉइंट था कि जितने भी एशियन टेक्स्ट में हमें पता चलता है कि जो भी कल्टीवेटर्स, ट्रेडर्स थे, ये जितने भी एसोसिएशन थे, उनको अथॉरिटी थी कि अपनी क्लास के लिए, अपनी एसोसिएशन के लिए वो रूल्स बना सकते थे। In other words, guilds had the autonomy to create their own internal rules. तो क्या था कि जो गिल्ड्स थी उन्हें अधिकार दिया गया था, पावर दी गई थी कि वो अपने क्लास के लिए इंटरनल रूल्स वो बना सकते हैं। एंड द किंग वॉज नॉट टू इंटरफेयर विद दैम, और जो किंग है वो उनमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। एंड वाई शुड ही, और वो करे भी क्यों, इफ ट्रेड फ्लरिश्ड, अगर ट्रेड अच्छे से चल रहा है, अच्छे से फल फूल रहा है, तो जो किंग है वो उसमें इंटरफेयर क्यों करे। गिल्ड्स स्प्रेड ओवर लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड एंडर्ड फॉर सेंचुरीज। जो गिल्ड्स थी वो लार्ज पार्ट इंडिया के बहुत बड़े पार्ट में वो पाई जाती थी और वो काफ़ी टाइम तक चलती रही। इवन आफ्टर दे सीज टू एग्जिस्ट फॉर्मली, their spirit continued to influence India's trade and business activities, sometimes even to this day. तो क्या बोल रहे हैं कि जब ये मतलब फॉर्मली जब ये ख़त्म भी होगी, उसके बाद भी हम कह सकते हैं कि इसकी जो आत्मा है, इसकी जो फील है, गिल्ड्स का जो फील है, उसका इन्फ्लुएंस इंडियन ट्रेड और बिजनेस एक्टिविटीज़ में आज के टाइम में भी देखने को मिलता है। आज के टाइम में भी एसोसिएशन होती है, बिजनेसमैन्स की वो एसोसिएशन है, आपके फार्मर्स की एसोसिएशन होती है, ट्रेडर्स की एसोसिएशन है, तो डिफरेंट डिफरेंट एसोसिएशन आज के टाइम में भी हमें देखने को मिलती है। द एसोसिएशन ऑफ गिल्ड्स प्रोवाइड्स एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ द सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो जो ये गिल्ड्स थी उन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया है, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी का इंडियन सोसाइटी में एग्जाम्पल सेट किया है। द एंशियंट विलेज यूनिट with its various committees and councils provide another। तो ये जो एंशियंट विलेजेस थे उनकी जो कमिटीज़ थी, काउंसिल्स थी, तो ये सारे क्या सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी के एग्जाम्पल्स देखने को इनमें मिलते हैं। Indeed, enlightened rulers were let people organize themselves and refrain from interfering if the local institutions work satisfactorily। तो क्या है कि एक जो अच्छा रूलर था तो वो अपने लोगों को सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन का उन्हें चांस देता था, मतलब वो कि लोग अपने आप को सेल्फ ऑर्गेनाइज कर सकते थे और राजा उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करता था, क्योंकि अगर लोग प्रॉपर वर्किंग कर रहे हैं, लोकल लेवल पे अच्छे से सेटिस्फैक्ट्री वर्क कर रहे हैं, तो फिर रूलर को उसमें इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी।
नेक्स्ट है द राइज ऑफ मगधा। अब हम पढ़ेंगे मगधा एम्पायर का राइज कैसे हुआ। द पीरियड बिटवीन द 6th and the 4th century BCE was one of the profound change in North India। कि क्या हुआ 6th and 4th century BCE में क्या हुआ, इन नॉर्थ इंडिया में बहुत बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिले। वी ब्रीफली विजिटेड द 16 महाजनपदास अर्लियर, those large kingdoms of North and Central India with their assembly system। तो अभी हमने ब्रीफली क्या पढ़ा था, 16 महाजनपदास के बारे में पहले हम ब्रीफली पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये लार्ज किंगडम थे और नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया में थे और इनका क्या असेंबली सिस्टम्स के बारे में हमने पढ़ा है। वन ऑफ देम मगधा, उनमें से एक क्या था, मगधा था। मॉडर्न डे साउथ बिहार एंड सम एडजॉइनिंग एरियाज, तो आज के टाइम में वो कहाँ पे है, साउथ बिहार और उसके साथ लगते एरियाज में है। रोज इन इम्पोर्टेंस एंड सेट द स्टेज फॉर द फ्यूजन ऑफ मैनी किंगडम्स इनटू इंडियाज फर्स्ट एम्पायर। तो क्या हुआ उस टाइम में, जो मगधा है वो एक इम्पॉर्टेंट एम्पायर के रूप में, एक अच्छे एम्पायर के रूप में उभर कर सामने आया और उसने एक स्टेज दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया किसको, जिसमें कि बहुत से किंगडम का फ्यूजन हुआ और क्या हुआ, इंडिया का फर्स्ट एम्पायर बना। मीनिंग क्या हुआ इसका कि क्या था, फ्यूजन होता है आपस में मिल जाना। ठीक है, तो जो पहले क्या थे, बड़े बड़े जो किंगडम्स थे, तो वो सारे जब किंगडम्स कुछ किंगडम्स जो आपस में मिल गए तो उससे क्या हुआ, इंडिया का फर्स्ट एम्पायर बना। पावरफुल अर्ली किंग्स सच एज अजातशत्रु played a crucial role in establishing Magda as a dominant center of power। तो जो पावरफुल पहले के जो किंग्स हुए उसमें से एक अजातशत्रु एक किंग है जिसने कि बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया मगधा को एस्टेब्लिश करने में, और उसने मगधा को क्या बनाया, डोमिनेंट सेंटर ऑफ पावर, मतलब मेन सेंटर बना दिया जहाँ पे पावर, जिनके पास सबसे ज़्यादा पावर थी। Don't miss out. Two of the most famed religious figures of the world, Siddhartha Gautama, who became known as the Buddha, and Vardhamanan, better known as Mahavira, lived in the time of the king Ajatashatru। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि जो मगधा को एस्टेब्लिश करने में जो क्रूशियल रोल प्ले किया है वो अजातशत्रु ने किया है। ठीक है, अभी प्रीवियस पेज में हमने उसको रीड किया है। अब यहाँ पे बात आती कि टू फेमस जो रिलीजियस फिगर्स है, कौन है, महात्मा बुद्ध और महावीर। तो महात्मा बुद्ध का नाम था जो सिद्धार्थ गौतम थे, उनको हम जानते हैं महात्मा बुद्ध, मतलब जो महात्मा बुद्ध का नाम था सिद्धार्थ गौतम था। एंड वर्धमान को हम किस नाम से जानते हैं, महावीर। तो ये दोनों किसके टाइम में थे, ये किंग अजातशत्रु के टाइम में थे। रिविजिट देयर टीचिंग्स इन द ग्रेड 6 टेक्स्ट बुक्स इंडियाज कल्चरल रूट्स चैप्टर। तो इनकी जो टीचिंग्स थी वो ग्रेड 6 की जो टेक्स्ट बुक है उसमें गिवन है इंडियाज कल्चरल रूट्स चैप्टर में। मगधा वॉज लोकेटेड इन द रिसोर्स रिच गंगा प्लेन्स with fertile land, abundant forest for timber and elephants। अब मगधा जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, ये है रिसोर्स रिच गंगा प्लेन्स विथ फर्टाइल लैंड, मतलब जो गंगा प्लेन्स के रिसोर्स रिच जो एरिया है गंगा प्लेन्स का, जिसकी लैंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, वहाँ पे हमारा जो मगधा था वो लोकेटेड था। इसके जो फॉरेस्ट थे वो अबेंडेंट फॉरेस्ट थे फॉर टिम्बर, मतलब उससे टिम्बर बहुत ज़्यादा मिलते थे, और उन फॉरेस्ट में क्या थे, एलिफेंट्स भी बहुत ज़्यादा थे। ऑल्सो रिमेंबर हाउ द यूज ऑफ आयरन ट्रांसफॉर्म अदर टेक्नोलॉजीज सच एज एग्रीकल्चर एंड वॉरफेयर। तो वहाँ के हमें ये भी देखना, हमें ये भी याद रखना होगा कि यूज़ ऑफ आयरन, कि आयरन का जो यूज़ था वो दूसरी टेक्नोलॉजीज़ में, दूसरी जगह पे कैसे उसका इस्तेमाल हुआ, लाइक एग्रीकल्चर और वारफेयर में भी इसका इस्तेमाल हुआ। आयरन ओर एंड अदर मिनरल्स फ्रॉम द नियर बाय हिली रीजन प्रूव्ड क्रूशियल फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द किंगडम। और ये जो आयरन ओर था वो कहाँ मिल रहा था, कि जो गंगा प्लेन्स के नियर बाय जो हिली रीजन्स थे वहाँ से वो मिलता था।
अब आयरन ओर वहाँ से मिलता था, अब आयरन ओर से वेपन्स बने, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स बने, तो इससे क्या हुआ, ये सारा जो किंगडम था उस किंगडम का एक्सपेंशन बहुत अच्छे से हो पाया। द यूज ऑफ आयरन प्लॉस to till the land increased, agriculture produced and lighter and sharper iron weapons strengthened the capabilities of the army. तो अब क्या हुआ कि आयरन से क्या आयरन से क्या बनने लगे, अब हल और दूसरे औजार जो एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं वो बनने लगे, जिससे एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस था, एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन थी वो ज़्यादा होने लगी, और लैंड को भी क्या हुआ, अब अच्छे से वो यूटिलाइज करने लगे अब वो एग्रीकल्चर के लिए। दूसरा क्या हुआ कि आयरन के यूज़ से जो वेपन्स थे वो और ज़्यादा लाइटर, हल्के और शार्प बनने लगे, जिससे कि आर्मी की भी कैपेबिलिटी इंक्रीज हो गई। द प्रोडक्शन ऑफ सरप्लस फूड ग्रेन्स अलाउड मोर पीपल टू फोकस ऑन द आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। अब क्या हुआ कि जब एग्रीकल्चर जो लैंड थी वो इंक्रीज हुई तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होने लगी, तो उससे क्या हुआ, जो ग्रेन्स थी या एग्रीकल्चर जो फूड था वो सरप्लस में हमारे पास कलेक्ट होने लगा, और उससे क्या हुआ, जब सरप्लस फूड था तो उससे क्या था, जो बाकी लोग थे वो आर्ट्स एंड क्राफ्ट में भी फोकस करने लगे, विच वर इन डिमांड इनसाइड एंड आउटसाइड द एम्पायर्स बॉर्डर। और जो कि आर्ट एंड क्राफ्ट की जो डिमांड थी वो इनसाइड द बॉर्डर मतलब टेरिटरी के अंदर भी थी और बाहर भी थी। पहले क्या होता था कि जो आर्ट एंड क्राफ्ट के जो लोग थे उनको भी पहले क्या होता था, पहले तो उनको फूड की रिक्वायरमेंट थी। अब जब तक सरप्लस नहीं होगा, सरप्लस जब फूड हमारे पास होगा, ग्रेन होगा, तभी हम उसको बाहर मार्केट में बेचेंगे ना। ठीक है, अगर हमारे पास ये सरप्लस फूड नहीं है, ग्रेन नहीं है, तो हम दूसरों को कैसे सेल करेंगे। तो सबसे पहले तो लोगों को अपने लिए फूड ग्रो करना था, तो सारे लोग पहले क्या करते थे, फूड ग्रो करने में ही लगे रहते थे, बेसिक नेसेसिटी को पूरा करने में लगे रहते थे। बट क्या हुआ, जब एग्रीकल्चर जो हमारे प्रोडक्शन सरप्लस होने लगी तो वो मार्केट में हम सेल करने लगे। ठीक है, तो उससे क्या था कि लोग चलो वहाँ से अपना जो सरप्लस को खरीद लेते थे, और बाकी टाइम वो क्या करते थे, अपने आर्ट एंड क्राफ्ट पे फोकस कर सकते थे। और जो आर्ट एंड क्राफ्ट की जो डिमांड थी वो इनसाइड द टेरिटरी भी थी और आउटसाइड द टेरिटरी भी थी। ओके, द गंगा एंड सोन रिवर्स provided a geographical advantage for trade as they could be used for transportation. ठीक है, जो गंगा और सोन रिवर्स थी वो एक जियोग्राफिकल एडवांटेज भी दे रही थी ट्रेड के लिए, बिकॉज उसमें क्या कर सकते थे वो थ्रू रिवर्स वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए उन रिवर्स को यूज़ कर सकते थे, और वो ट्रेड को और ज़्यादा एरियाज में उस रूट को यूज़ करके वो और दूसरी जगह पे भी ट्रेड के लिए जा सकते थे। द फ्लरिशिंग ट्रेड बूस्टेड द एम्पायर्स इनकम एंड कंट्रीब्यूटेड टू मगधास राइज। तो अब क्या हुआ, जब ट्रेड फ्लरिश हुआ तो इससे एम्पायर की इनकम इंक्रीज हुई, और जिससे क्या हुआ, मगधा राइज हुआ। अराउंड द 5th century BCE, Mahapadmananda rose to prominence in Magda and founded the नंदा डायनेस्टी। अब 5th century BC में क्या हुआ, महापद्मानंदा का उदय हुआ, और उसने मगधा की जगह क्या, मगधा में क्या कर दिया, नंदा डायनेस्टी एस्टेब्लिश की। He successfully unified many smaller kingdoms and extended his empire across part of ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया। तो अब क्या किया, जो नंदा डायनेस्टी की जो महापद्मानंद था उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे राज्यों को मिला के जो मगधा एम्पायर था उसको और ज़्यादा उसका एक्सटेंशन कर दिया। कहाँ पे किया, ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया में उसको एक्सपेंड कर दिया। As the economy thrived, he began issuing coins, demonstrating his economic power. तो क्या हुआ कि जैसे जैसे उनकी जो इकोनॉमी थी वो फल फूल रही थी, तो उन्होंने अब क्या किया, कॉइन्स इशू करने स्टार्ट कर दिए, ताकि वो इकोनॉमिक पावर को डेमोन्स्ट्रेट कर सके, दिखा सके। We also learn from Greek accounts that the Nanda dynasty maintained a large army. अब ग्रीक अकाउंट से हमें ये भी पता चलता है कि जो नंदा डायनेस्टी थी उन्होंने लार्ज जो आर्मी थी
उसको भी मेंटेन किया था। From various accounts of the Nanda dynasty, it appears that its last emperor धनानंदा, तो वेरियस अकाउंट से हम नंदा डायनेस्टी के का हमें पता चलता है कि इसका जो लास्ट एम्परर था वो कौन था, धनानंद था। दो वेरी रिच, वो बहुत ज़्यादा रिच था, बिकेम हाईली अनपॉपुलर एज ही ऑप्रेस्ड एंड एक्सप्लॉइटेड हिज पीपल। तो वो क्या था, बेशक वो रिच बहुत ज़्यादा था बट वो अनपॉपुलर था अपने लोगों में, क्योंकि उन्होंने उसे अपने लोगों को उसने दबा के रखा था और उनका एक्सप्लॉइटेशन किया था। दिस paved द वे फॉर द नंदा एम्पायर टू बी conquered and absorbed into what would become one of the largest empire India ever knew, the Maurya Empire। तो क्या हुआ, जो उसने वो जो काम किए थे, अपने जो लोगों को तंग किया था, उन पे टॉर्चर किया था, उससे क्या हुआ, नंदा डायनेस्टी का डिक्लाइन हुआ। और डिक्लाइन होने के बाद क्या हुआ, वहाँ पे कौन आ गया, एक लार्जेस्ट एम्पायर इंडिया का था जो कि था मौर्य एम्पायर। मतलब अब क्या हुआ, जो हमारी नंदा डायनेस्टी थी वो यहाँ पे ख़त्म होती है और अब नंदा डायनेस्टी की जगह अब कौन आ जाता है, मौर्यन एम्पायर वहाँ पे आ जाता है। ओके, सो नेक्स्ट इज डोंट मिस आउट। ओके, द फेम्ड संस्कृत ग्रामेरियन Panini lived around the 5th century BCE during the time of the Nandas। अब ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे दी हुई है कि जो कौन थे यहाँ पे, जो पानिनी थे वो किसके ड्यूरेशन में थे, नंदास के ड्यूरेशन में थे। और वो कौन थे, उन्होंने संस्कृत का ग्रामर लिखा था। ही इज़ नोन फॉर कंपोजिंग द अष्टाध्यायी। उनको किसके लिए जाना जाता है, उन्होंने कंपोज की थी अष्टाध्यायी, एक बुक थी अष्टाध्यायी, उसके लिए उन्हें जाना जाता है। एन एंशियंट टेक्स्ट दैट लिस्टेड द रूल्स ऑफ संस्कृत ग्रामर्स इन 3996 शॉर्ट सूत्रास। मतलब जो अष्टाध्यायी क्या थी, वो एक संस्कृत का ग्रामर था, एंशियंट टेक्स्ट था, जिसमें क्या दिए गए थे, संस्कृत के रूल्स दिए गए, संस्कृत लैंग्वेज के रूल्स दिए गए थे। ठीक है, और उसमें कितने सूत्र थे, 3996 उसमें सूत्र थे। अब देखो, कोई भी लैंग्वेज है, सपोज करो हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, संस्कृत लैंग्वेज है, पंजाबी लैंग्वेज है, ठीक है। अब उस लैंग्वेज को कैसे यूज़ करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे वो करेक्ट है, इनकरेक्ट है, इन सब की नॉलेज हमें कहाँ से मिलती है, ग्रामर बुक से मिलती है। ग्रामर बुक से पता चलता है ना कि इंग्लिश कैसे बनी, किससे क्या बना, किसका क्या होता है, ये सारे रूल्स हम कहाँ पढ़ते हैं, ग्रामर में पढ़ते हैं ना। तो जो अष्टाध्यायी बुक थी उसमें भी क्या दिए थे, रूल्स दिए थे। ठीक है, संस्कृत लैंग्वेज के रूल्स दिए गए थे। ठीक है, तो इसीलिए उसे क्या बोला जाता है, संस्कृत का ग्रामर बोला जाता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।